हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं और बहुत मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। सो बच्चों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, मेनली विच टाइप ऑफ हॉर्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में इनमें से कौन से हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास है एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थर्ड एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन। और फोर्थ प्रोजेस्टेरोन। बच्चों, ये चारों ही हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, बट हमें ये देखना है कि अगर हम इनमें से किसी एक को करते हैं तो फिर एक ही हो जाएगा, एफएसएच हो जाएगा, एलएच हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। जिसमें सबसे ज्यादा कवर हो रहे हैं हमें उस आंसर को लेना है। एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन, इसमें 3 कवर हो रहे हैं। वैसे ये चारों करते हैं। एफएसएच और एलएच जो है ये पिट्यूटरी के हार्मोन है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी के हार्मोन है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो भी क्या करता है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक बनाए रखता है प्रेगनेंसी के लिए, और जब ये इसका लेवल कम होता है तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मींस पहली फेज स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सो रोल सभी का है। और एस्ट्रोजन जो है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, और एफएसएच और एलएच जो है वो एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सो रोल चारों का है, बट यहाँ आंसर जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। किसकी एब्सेंस की वजह से मून पर लाइफ नहीं है। तो ऑप्शंस है कैल्शियम, वाटर, लाइट और टेम्परेचर। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर की एब्सेंस की वजह से मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइफ के लिए वाटर इसेंशियल है। और हम बात करें अगर, तो पहली लाइफ अर्थ पे जो आई थी वो भी कहाँ आई थी, ओशियंस में आई थी, मीन्स वाटर में ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन बोथ ओवरीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रैट विच हार्मोन इज डिक्रीज्ड इन ब्लड। ब्लड में कौन सा हार्मोन कम हो जाएगा अगर दोनों ओवरी रिमूव कर दे रैट की। तो ऑप्शंस है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें बच्चों, तो ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर है। ये जो हमारे हॉर्मोन्स हैं ये अदर ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन किससे होता है, पिट्यूटरी से होता है। तो इनमें जो एस्ट्रोजन है वो ओवरी से सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर ओवरी रिमूव करने पर एस्ट्रोजन का सीक्रेशन घट जाएगा ब्लड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, विच कार्टिलेज इज, कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज, हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक और फाइब्रस। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा हायालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लॉन्ग बोन्स के एंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर लेयर नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफिलिक होती है, पोलर लेयर हाइड्रोफोबिक होती है, फॉस्फोलिपिड्स बाइमोलिकुलर लेयर बनाते हैं, और मिडल पार्ट यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है पोर्शन, प्रोटीन्स फॉर्म है मिडल लेयर। यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटीन्स मिडल लेयर बनाती है। तो यहाँ थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ है, बट हम देखेंगे कि भाई जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकोलसन ने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। वो कहता है कि 2 लेयर होती है किसकी, लिपिड की, और उनके बीच में प्रोटीन, मिडल पार्ट जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन 2 तरह की होती हैं, और एक इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरी दोनों जो बाईपोलर जो 2 मेम्ब्रेन किसकी हैं, लिपिड की हैं, इनमें पूरी धसी रहती है, और एक बाहर वाली पेरिफेरल प्रोटीन होती है जो बाहर सरफेस पे ही होती है। तो 2 लेयर किसकी होती है, लिपिड की, और बीच में क्या रहता है, प्रोटीन रहती है। ये हमें पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू फॉसिल्स डिस्कवर्ड अप टू प्रेजेंट टाइम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ये कह रहे हैं कि फॉसिल्स जो अब तक डिस्कवर हुए हैं प्रेजेंट टाइम तक, ओरिजिन और एवोल्यूशन मैन का किस कंट्री से, फॉसिल से ये पता चलता है कि मैन का जो एवोल्यूशन और ओरिजिन हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था। तो इसका सीधा सीधा आंसर है बच्चों अफ्रीका। अफ्रीका से ह्यूमन बीइंग की या मैन की स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की। सबसे पहले फॉसिल्स जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अफ्रीका से मिले हैं। ये कहा जाता है कि मैन के जो फुटप्रिंट है, वो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मैन के फुटप्रिंट कहाँ मिलते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेलानिन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। मेलानिन किससे प्रोटेक्ट करता है। तो मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, और जो
किससे प्रोटेक्ट करता है हमें? यूवी रेज से, या विजिबल रेज से, या इंफ्रारेड रेज से, या फिर एक्स रेज से? तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? यूवी रेज। मेलानिन जो है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, उनका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास लैग, लोग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज, या लैग, लोग, स्टेशनरी फेज, या फिर स्टेशनरी, लैग, लोग और डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन, लैग या फिर लोग फेज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये लैग फेज, लोग फेज, स्टेशनरी और डिक्लाइन। ये ग्राफ में क्या मीनिंग होती है बच्चों इन टर्म्स की? लैग का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ अगर हम ग्राफ बनाएं इनकी ग्रोथ का, एक हम कल्चर कर रहे हैं किसका? बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को अगर हम देखें, बैक्टीरिया हमें पता है अबाउट 20 मिनट्स में क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। मतलब इनका बाइनरी फिशन से अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो डबल हो जाते हैं लगभग 20 मिनट्स में। तो इनकी ग्रोथ कैसे होती है? पहले क्या होगा? लैग फेज, यानी कि स्लोली इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर लोग फेज का मतलब होता है बहुत एक्सपोनेंशियली, बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और फिर स्टेशनरी का मतलब है बिकॉज हमने फूड या जो भी रिसोर्सेज डाली है, जो हमने फूड मटेरियल उसके लिए डाला है, वो मीडियम जो डाला है वो लिमिटेड है, तो फिर स्टेशनरी होगी और फिर धीरे धीरे क्या होगी? डिक्लाइन होगी, घटेगी। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट ऑप्शन है WBC एंड सीरम। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट RBC एंड सम प्रोटीन्स। सारे कंपोनेंट्स ब्लड के RBC और प्रोटीन्स को छोड़ के, RBC, WBC और प्लाज्मा, RBC, प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स। सो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स RBC को और कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाते हैं। हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, उनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो इंटरसेलुलर स्पेस में, जो सेल्स के बीच स्पेस होता है, उसमें इसमें से कुछ फ्लूइड क्या होता है? बाहर चला जाता है, और वो फ्लूइड क्या बनाता है? फिर लिम्फ कैपिलरीज में जाता है और लिम्फ बनाता है। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। हार्ट बीट की जो इम्पल्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है SA नोड, AV नोड, वेगस नर्व और कार्डियक नर्व। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? SA नोड। हार्ट में हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ी है हमारी एक वीडियो में, वहां पर आप देखोगे हार्ट में राइट जो हमारा ऑरिकल है उसके अपर कॉर्नर में एक मस्कुलेचर, टिश्यू नोडल मस्कुलेचर है, जो जिसको हम SA नोड, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। और यहाँ पर इम्पल्स क्या होता है? सबसे पहले क्रिएट होता है इम्पल्स। सो SA नोड से फिर वो कहाँ जाता है? AV नोड में जाता है, फिर AV बंडल में जाता है, फिर पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है। तो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट होता है? SA नोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। अगर लिगामेंट्स को कट कर दिया जाए या ब्रोकन कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? बोन्स विल मूव फ्रीली एट जॉइंट्स, नो मूवमेंट एट जॉइंट्स, बोन विल बिकम अनफिक्स्ड, बोन विल बिकम फिक्स्ड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। ये कैसे बच्चों? बिकॉज जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन्स को टुगेदर ज्वाइन करने का काम करते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम। तो अगर लिगामेंट्स टूट जाएंगे तो क्या होगा? बोन्स जो है वो अनफिक्स्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अगर किसी इंजर्ड पार्ट से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन A, विटामिन B, K या फिर E। तो आंसर हमारा हो जाएगा K, क्योंकि विटामिन K का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें? जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, अगर कहीं इंजरी हो जाए, कट हो जाए, तो ब्लड का क्लोट करवाने में विटामिन K का रोल होता है। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है एक्सोलेमा इज डिसकंटिन्यूअस, माइलिन सीथ डिसकंटिन्यूअस, न्यूरोलेमा और माइलिन सीथ डिसकंटिन्यूअस होती हैं, या कवर्ड बाय माइलिन सीथ। तो अगर आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक्सोन है, और ये नर्व एंडिंग है। तो यहाँ पर माइलिन शीथ होती है, एक जो एक्सोन है वो कवर्ड होती है किससे? माइलिन शीथ से। तो जहाँ पर माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस होती है, मीन्स एब्सेंट होती है, यहाँ पर इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टूल ऑफ अ पर्सन कंटेन्स व्हाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू मल फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गन।
एक पर्सन के स्टूल का कलर अगर वाइटिस ग्रे हो जाता है तो वो किस ऑर्गन की वजह से होगा, मलफंक्शन, किस ऑर्गन के मलफंक्शन से होगा? तो पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी या फिर लीवर। तो आंसर हमारा हो जाएगा लीवर, बिकॉज लीवर जो है वो दो पिगमेंट बनाता है, बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन। बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, ये पिगमेंट हमारे फेसेस को या स्टूल को कलर प्रोवाइड करते हैं। जो पेल येलो कलर होता है वो इन पिगमेंट की वजह से होता है। तो अगर वाइटिस ग्रे कलर आ रहा है मीन्स ये पिगमेंट जो है वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, एड्रीनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन। एड्रीनलिन डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एसए नोड, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसए नोड, बिकॉज एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको, उसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या करता है? हार्ट बीट रेट बढ़ा देता है। तो हार्ट बीट रेट कब बढ़ेगी? जब ऐसे नोड के पास इम्पल्स जाएगा ज़्यादा। तो ऐसे नोड के पास जब ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा इस हार्मोन की वजह से तो इम्पल्स ज़्यादा क्रिएट होगा और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में इनमें से क्या यूज होता है? आयोडीन 131, यूरेनियम 238, रेडियम 224 या फिर कार्बन 14। तो आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन 131, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चों, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस? वाइल्ड लाइफ का नंबर लगातार घट रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? फर्स्ट प्रिडेशन, सेकंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट और फोर्थ हंटिंग। तो आंसर यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। जितना ज़्यादा हम उनका हैबिटेट लॉस करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनका हैबिटेट खत्म करेंगे, उतना ही वाइल्ड लाइफ क्या होगी, उनको रहने को जगह नहीं मिलेगी, तो उनका नंबर कंटिन्यूसली घट रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट है बच्चों, जेनेटिक मैप इज वन दैट। जेनेटिक मैप क्या होता है? नंबर 1 ऑप्शन है शो द स्टेजेस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन अ रीजन, एस्टेब्लिश साइट्स ऑफ द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, एस्टेब्लिश द वेरियस स्टेज इन जीन एवोल्यूशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा एस्टेब्लिश साइट्स ऑफ द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स की लोकेशन को दिखाने के लिए, साइट को दिखाने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक मैप। सो जेनेटिक मैप वो होता है जनरली जो हमारे सारे क्रोमोसोम्स पे जो भी जीन्स हैं उन सबकी लोकेशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोकोनट मिल्क फैक्टर इज। कोकोनट मिल्क फैक्टर किसको बोलते हैं? तो ये प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कुछ नाम है हमारे पास ऑप्शन में, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। कोकोनट मिल्क फैक्टर क्या है? साइटोकाइनिन है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स में। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर एन अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ एज स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? जो ट्रिपलेट कोड्स होते हैं बच्चों, जेनेटिक कोड्स जिनको हम बोलते हैं, जो किससे बनते हैं? 3 हमारे नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बनते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं और कोड करते हैं किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। तो हमारे पास 64 कोडोन है टोटल, और उन 64 में से 3 जो कोडोन है वो स्टॉप कोडोन है, एक स्टार्ट कोडोन है, और बाकी सब अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स पाई जाती है हमारे पास, ये हमें पता है, और 64 क्या है? कोडोन है। 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं आरएनए के ऊपर, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सो इनसे 4 से कितने, 3 का कोडोन जो बनता है वो ट्रिपलेट होता है, 3 से बनता है, तो वो कितने पॉसिबल है? 64। तो इनमें से बताना है कि कौन सा किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो 64 कोडोन है और अमीनो एसिड्स टोटल कितनी होती है? 20। इसका क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं किसके लिए? एक ही अमीनो एसिड्स के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास है यूजीयू, ल्यूसीन। सो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा, यूजीयू जो है वो सिस्टीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट है यूसीजी, स्टार्ट कोडोन एयूजी होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएसी, टायरोसिन, ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है ट्रिपल यू, स्टॉप कोडोन। ट्रिपल यू स्टॉप कोडोन नहीं होता, ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस इज ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, टीएमवी है, जो टोबैको में मोज़ेक डिसीज करता है, उसका साइज क्या है? तो 700 × 30 नैनोमीटर।
यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, एलिसा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रिएजेंट इज। एलिसा आप लोग जानते होंगे, इट इज़ द टेस्ट फॉर एड्स। वायरस के टेस्ट के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एलिसा यूज होता है। तो इसका जो की रिएजेंट है वो क्या होता है? एलिसा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरबेंट एसे। और ऑप्शंस है हमारे पास डीएनए प्रोब, आरएनएज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज और कैटालेज। तो आंसर यहाँ हो जाएगा एल्केलाइन फॉस्फेटेज। यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज किया जाता है? एल्केलाइन फॉस्फेटेज। और फुल फॉर्म क्या होगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इनमें से कौन शो कर रहा है? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पहले हम समझेंगे। जब कोई डिफरेंट हैबिटेट में है और सेम एनवायरनमेंट में आने की वजह से डिफरेंट स्पीसीज है, मीन्स उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है, अलग ही ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल, और एक एनवायरनमेंट में, एक हैबिटेट में आने की वजह से उनमें से एक जैसे कैरेक्टर्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, जब कोई एक ही ओरिजिन के ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने की वजह से, अलग अलग हैबिटेट में जाने की वजह से उनमें अलग अलग कैरेक्टर आ जाए, तो उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टार फिश और कटल फिश, डॉग फिश और वेल, रैट और डॉग, बैक्टीरियम और प्रोटोजोन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉग फिश और वेल। बिकॉज डॉग फिश, स्कोलियोडॉन और वेल दोनों का हैबिटेट जो है वो सेम है, बट दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है बिल्कुल। डॉग फिश फिश के अंदर आती है और वेल क्या है? मैमेलिया के अंदर आती है। बट इनमें फिन्स का डेवलपमेंट, बॉडी शेप और बहुत सारे कैरेक्टर्स एक जैसे डेवलप हो गए, तो उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे, सेम हैबिटेट में रहने की वजह से। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स अ जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन। जीटीपी मॉलिक्यूल एटीपी मॉलिक्यूल की तरह ही काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एक जीटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है ट्रांसलेशन के इनिशिएशन वाली प्रोसेस में, प्रोकैरियोट्स में, किस काम के लिए? तो ट्रांसलेशन आप लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है। सबसे पहले हम जेनेटिक्स में देखते हैं, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में एक क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम होता है बच्चों। प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है? राइबोसोम। राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है? 2 राइबोसोम यूनिट होती है हमारे पास, एक 30S और एक 50S। और एक मैसेंजर आरएनए होता है जिसके पास कोडोन है, जिसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स आएंगे। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स का। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। प्रोटीन का बनना मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बहुत सारे अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और इस तरह बनती है। तो अमीनो एसिड्स को लाने का काम कौन करते हैं? ट्रांसफर आरएनए करते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है कि एसोसिएशन ऑफ 30S मैसेंजर आरएनए विद फॉर्मिल मिथाइल ट्रांसफर आरएनए, मिथायोनिन ट्रांसफर आरएनए। जो AUG है, पहला कोडोन है, वो कोड करता है किसके लिए? मिथायोनिन के लिए। तो मिथायोनिन को लेकर जो ट्रांसफर आरएनए आता है उसको एसोसिएट करने के लिए 30S मैसेंजर आरएनए के इस जगह पर ट्रांसफर आरएनए को जोड़ने के लिए जीटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो आंसर यहीं पर यही हो जाएगा। एक जीटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है ट्रांसफर आरएनए को मैसेंजर आरएनए 30S राइबोसोमल सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए से एसोसिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइकोन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो साइकन एनिमल है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स से बिलोंग करता है जो कि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी सेलुलर विद अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी, यूनिसेलुलर और असेलुलर, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। साइकन मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? पोरीफेरा फाइलम की। तो पोरीफेरा फाइलम, जिसमें हम, जिनको कॉमनली स्पंज बोलते हैं, ये सबसे सिंपल या सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है और सबसे सिंपल मेटाजोअन्स कहा जा सकता है इनको। बॉडी मल्टी सेलुलर तो है इनकी, बट इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सेलुलर लेवल तक का ही ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स बिकॉज। आइसोलेटेड क्रोमोसोम रख दो और वायरस रख दो, मतलब उससे ज़्यादा अलाइव इनको नहीं मान सकते। वायरस जो है वो जब तक किसी लिविंग सेल के या लिविंग के बाहर हैं बॉडी के, तब तक हम इनको नॉन लिविंग ही कहेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज वायरस जो है या फिर एक आइसोलेटेड क्रोमोसोम्स जो है, उन दोनों को, एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है और वायरस है, दोनों सिमिलर इस बात में है कि दोनों को ही क्या चाहिएगा? ऑप्शन हमारे पास है, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, या फिर बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ ए सेल टू रेप्लिकेट, या फिर दोनों को आरएनए और डीएनए
चाहिए या फिर दोनों को फूड मॉलिक्यूल चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी, दोनों को ही किसी सेल का एनवायरनमेंट चाहिए होता है रेप्लिकेट करने के लिए। वायरस को भी अपना नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए किसी सेल का, दूसरी सेल का एनवायरनमेंट, उसी की मशीनरी यूज करता है वो। और किसी आइसोलेटेड क्रोमोसोम को भी ऐसे ही होगा, रेप्लिकेशन के लिए कोई एक दूसरी सेल का एनवायरनमेंट चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलुलर टोटीपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। सेलुलर टोटीपोटेंसी किससे डेमोन्स्ट्रेट होती है? सारी यूकैरियोटिक सेल्स, केवल बैक्टीरियल सेल या जिम्नोस्पर्म सेल्स, या फिर प्लांट सेल्स सारी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ प्लांट सेल्स। सेलुलर टोटीपोटेंसी क्या होती है बच्चों? जब कोई एक सिंगल सेल सब तरह की डिफरेंशिएटेड सेल्स को बना सकती हो, और ऐसा सारे प्लांट सेल्स में होता है। टिश्यू कल्चर में हम देखते हैं कि हम एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं प्लांट का, और उससे पूरा क्या डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारे प्लांट्स डेवलप, छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप कर लेते हैं। तो किसी एक सेल से सारे तरह के टिश्यू या सारी तरह की सेल्स बनाने की एबिलिटी को सेलुलर टोटीपोटेंसी कहते हैं, जो कि सारे प्लांट सेल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न फोटोफॉस्फोराइलेशन? इनमें से कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में है? फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है बच्चों? एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एटीपी का बनना, या फिर एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो जाए और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी का बनना, या फिर एडीपी और एएमपी का मिलकर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बनाना, या एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलकर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बनाना। तो आंसर यही हो जाएगा हमारा एएमपी, एडीपी, एटीपी। ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ अगर क्या बाइंड हो जाता है, एक फॉस्फेट बाइंड होता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है तो मोनोफॉस्फेट, दो बनाता है तो दो डाइफॉस्फेट, और तीन बनाता है तो ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं ये एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं, इनकी एनर्जी होती है बहुत, तो एटीपी सबसे ज़्यादा एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक बाइंड होता है तो एटीपी बनता है, और वो भी अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट एनर्जी की, तो उसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी के बनने को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और वो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मैमेल्स? मैमेल्स में टी लिम्फोसाइट्स के बारे में क्या ट्रू है? ये स्कैवेंज करती हैं डैमेज सेल्स को और सेलुलर डेब्रिस को, या फिर ये थायराइड में प्रोड्यूस होती हैं, या ये तीन मेन टाइप की होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स या सप्रेसर टी सेल्स, या फिर ये लिम्फोइड टिश्यू में जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ये तीन टाइप की होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है हमारे पास, और दो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो तो बोन मैरो में बनती है, वहीं मैच्योर होती है, और टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती है और थाइमस में, थाइमस ग्लैंड जो होती है वहाँ पर मैच्योर या डिफ्रेंशिएट होती हैं, और उसके भी तीन टाइप होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन रीसेंट ईयर्स डीएनए सीक्वेंस यानी या फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एमटी डीएनए होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, और वाई क्रोमोसोम्स के बहुत कंसीडर किए गए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए, बिकॉज उनकी स्ट्रक्चर जो है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देयर स्ट्रक्चर इज नोन इन ग्रेटर डिटेल। वाई क्रोमोसोम और एमटी डीएनए को ज़्यादा लिया गया है ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए रिसेंट ईयर्स में। तो उसका रीज़न एक तो इन्होंने बोला कि इनकी स्ट्रक्चर ज़्यादा डिटेल में मालूम है, या फिर दे कैन बी स्टडीड फ्रॉम द सैम्पल्स ऑफ फोसिल्स रिमेन, इनको फोसिल्स से स्टडी किया जा सकता है, या फिर ये छोटे हैं और इसलिए स्टडी करना आसान है, या फिर ये यूनिपेरेंटल हैं ओरिजिन में और डू नॉट टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यूनिपेरेंटल से मतलब क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का और स्पर्म का, तो स्पर्म का केवल ये हेड वाला यानी कि क्रोमोसोम वाला रीजन, जो न्यूक्लियस वाला मटेरियल है वो जाता है, हेड में से भी न्यूक्लियस वाला मतलब मींस क्रोमोसोम वाला पार्ट जाता है, डीएनए वाला पार्ट। जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा किसका रहता है? पूरा एग का। और साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, हमें ये पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है। तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बच्चे में जो आता है वो किसका आता है? एग का आता है, मदर का आता है। तो यानी यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने के चांस नहीं है, दो पेरेंट का डीएनए तो मिल नहीं रहा है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो एक ही पेरेंट से आया है, यूनिपेरेंटल है। ऐसे ही वाई क्रोमोसोम की बात है, वाई क्रोमोसोम बिकॉज किससे आता है? फादर से आता है। तो फादर से आने का मतलब मदर से नहीं आ रहा है, यानी कि एक ही पेरेंट से आ रहा है ये। जब एक ही पेरेंट से कोई डीएनए वाला पार्ट आएगा तो उसमें क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। एक तो दो पेरेंट का आता है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है और वेरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो म्यूटेशन तो होने के चांसेस इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी, लेकिन वो बहुत स्लो रेट पे होंगे। और
एक उनको उनमें वो रेट जो है उसके अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा सकता है कि कितना टाइम हुआ है इस चीज़ को, या इवोल्यूशन ह्यूमन मैन का इवोल्यूशन का टाइम पता लगाया जा सकता है उस डीएनए से, उस रेट को देख कर कि उस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कितना म्यूटेशन आ गया है या कितना चेंज आ गया है। तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं में पार्ट नहीं करते ये दोनों, और यूनिपेरेंटल है ओरिजिन में, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फिनोमिनन इट एग्जिबिट्स। ये एनिमल है कुछ और कुछ फिनोमिनन है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है हमें। फर्स्ट है कैमेलियन, मिमिक्री शो करता है, नहीं ये कलर चेंज करता है, मिमिक्री नहीं करता है। नेक्स्ट है टीनिया, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, तो टीनिया सोलियम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों फेरेटिमा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फेरेटिमा पोस्थुमा यानी कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता है, मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मस्का, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई जो है, ये आंसर सही हो जाएगा, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं बच्चों, जब किसी की लाइफ में कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से गुजरता है। कंप्लीट का मतलब है चार स्टेजेस से गुजरता है अडल्ट तक जाने के लिए। तो क्या क्या होता है, एग है, लार्वा है, प्यूपा है और फिर अडल्ट है। एग, लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट बनता है। तो ये चारों फेज आती हैं इसमें, इसलिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। नेक्स्ट है बच्चों, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनोइड्स ऑफ द हायर प्लांट। जो हायर प्लांट्स हैं उनके कैरोटिनोइड्स से पिगमेंट होते हैं जो, उनसे कौन सा फ्रैक्शन विजिबल स्पेक्ट्रम का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास रेड और वायलेट, ब्लू और ग्रीन, वायलेट और ब्लू और ग्रीन एंड रेड। तो आंसर हो जाएगा वायलेट और ब्लू। इस लाइट का फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कैरोटिनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज को क्या माना गया है। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, या फिर रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनोमिस्ट, या फिर रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट जो रियल है, ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है कैरेक्टरिस्टिक्स में और जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको स्पीसीज बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी पॉपुलेशन में कब होता है या किससे होता है। तो फर्स्ट है कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट, या तो लगातार क्या हो रहा है, म्यूटेशन रेट कम है, या फिर लार्ज पॉपुलेशन साइज, या हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल, या इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इंटरब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो हमने तब भी देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, सडन चेंज होना जीन फ्रीक्वेंसी में किसी पॉपुलेशन के। तो या तो किसी एलील का डिलीट हो जाना, किसी एलील का ऐड हो जाना। तो ऐसा स्मॉल पॉपुलेशन में पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में किसी एलील की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब किसी एलील की फ्रीक्वेंसी कम होगी तभी उसका डिलीट होना सडनली पॉसिबल है। और इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, इंटरब्रीडिंग विद इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।